हेलो डी अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड को। आज हमारे पास है 18 अगस्त। और क्यों, क्या वजह बनी है कि 52 वीक लो पे ये स्टॉक पहुंचा है, क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि सर्किट ब्रेकर तकरीबन तकरीबन हिट हुआ है इसका, क्या, और इसकी क्या वजह है कि इतने ज़्यादा वॉल्यूम लगे हैं और सेलिंग साइड पे इतने ज़्यादा वॉल्यूम लगे हैं, और एक ही दिन में हमें 5% का डिक्लाइन, 5.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम देखेंगे कि मैंने जो ईपीसीएल पे अपनी वीडियो बनाई थी 8 महीने पहले, उसमें मैंने क्या कहा था। ये देखें, एक इश्यूज आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें ये भी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं रॉ मटेरियल की डिलीवरी में। ठीक है, ये कंपनी की तरफ से, ये कंपनी की ऑफिशियल स्लाइड्स हैं, जिसके जिसके थ्रू मैंने आपको बता दिया कि कंपनी खुद भी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसकी सेल्स में थोड़ी कमी हो सकती है। और ईपीएस की ग्रोथ हमने देख ही ली है, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो मेरे नहीं ख्याल से कि ये आने वाले वक्तों में हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक होगा इन्वेस्ट करने के लिए। आल्दो मैं इसके कुछ ना कुछ शेयर्स ज़रूर रखूंगा अपने पास, क्योंकि एंग्रो एक अच्छा ग्रुप है, सिर्फ इसके नाम पे रखूंगा मैं शेयर्स। लेकिन मुझे इसकी ऐसा परफॉर्मेंस में इन्फ्लेशन रेट की वजह से, डॉलर पाकिस्तानी रुपी डिवैल्यूएशन की वजह से मुझे इस पर कोई खास इतनी उम्मीद नहीं है। इसके अलावा इसकी पी रेशो भी देख लें, डिविडेंड। तो मैंने क्लियरली इसमें बताया था कि ये तब ये शेयर 49 रुपीज़ का चल रहा था और आज ये शेयर चल रहा है 39 रुपीज़ का, मतलब 10 रुपये कम हो गया है शेयर 8 महीने के अंदर अंदर ही। और मैंने क्लियरली इस वीडियो में बताया था, शुरू से लेकर आखिर तक आप देखें अगर इस वीडियो को, तो मैंने इसमें टाइटल भी आप देख लें कि मैंने डेप्ट के बारे में इसको डिस्कस किया था कि इसके पास क्यों डेप्ट आ रहा है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, इसके प्रॉफिट्स में कमी हो रही है, इसकी सेल्स कम हो रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी। तो मैं ये वीडियो का लिंक भी साथ अटैच कर दूंगा आई बटन में, और इस तरह आप ये वीडियो भी देख सकते हैं फॉर योर प्रायर नॉलेज कि ये स्टॉक में हमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब हमारे पास, चूंकि हमारे पास सिचुएशन आ गई है सर पे, तो अब हमें क्या करना है उसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसकी ये डिक्लाइन इस वजह से आया है क्योंकि ये एक अच्छा माना जाना स्टॉक था। किससे रिलेटेड? डिविडेंड से रिलेटेड। अगर हम देखें 2021 में, 2022 में, 2023 में भी इवन इन्फ्लेशन को बीट करके इसने डिविडेंड उससे ऊपर ऊपर ही अनाउंस किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, लेकिन लेकिन अब ये डिक्लाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अब डिविडेंड्स अनाउंस नहीं कर पा रहा। की भी वजूहात हैं, वो हम देखेंगे इसकी क्या वजह है। अगर हम यहाँ पे इसकी ये स्टेटमेंट में यहाँ पे देखें, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में जाके देखें, तो हमें पता चल रहा है कि इसने कोई डिविडेंड नहीं अनाउंस किया, कोई बोनस नहीं अनाउंस किया, कोई इसने राइट शेयर नहीं अनाउंस किया। ठीक है, अब इसमें जो मजीद चीज़ें हैं, इसमें ये हमें देखने को मिल रहा है कि अगर ये वाली चीज़ हम इग्नोर करें और ये वाला सिर्फ हाफ ईयर हंड्रेड को देखें, तो यहाँ पे हमें चीज़ एक देखने को मिल रही है कि जो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, वो विविडली इंक्रीज हो रही है। एंड सिमिलरली इसका जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वो उसमें भी कमी आई है हमारे पास विविडली। ठीक है, कैटेगोरिकली हम देख सकते हैं यहाँ पर इसमें इतनी कमी आई है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऑब्वियसली अगर आपका रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो इवेंचुअली आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम बनेगा। ठीक है, जो कि फिर इसकी अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कंपनी की मैनेजमेंट के में क्या मसला है, या फिर इनको अपनी कॉस्ट को सही तरह मैनेज नहीं करना आ रहा है, या अपनी कॉस्ट को कस्टमर्स पे ट्रांसफर करना नहीं आ रहा है, जो कि एक अच्छी कंपनी, अच्छा ग्रुप है, इसको इतना तो नॉलेज होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अदर एक्सपेंसेस भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो गए हैं, मतलब कि इसकी जो एडमिन की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो गए हैं। क्या वजह है कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं? क्या वजह है इसकी एडमिन कॉस्ट ज़्यादा हो गई है? हालांकि सेल्स भी हमारे पास ज़्यादा नहीं हुई, हमारे पास रेवेन्यू भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो इसकी ये क्या अंदर चल रहा है, ये हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रही। अगर जब जब बुक रिलीज होगी तो ही हम इसको मजीद देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें तो उसमें भी कमी आई है। फिर हमने इवेंचुअली देखा कि ये सारा सम अप होके हम टोटल जो लॉस है हमें हुआ है 1.97 रुपीज़ पर शेयर का लॉस हुआ है हमें। ठीक है, मतलब इसकी ईपीएस जो है नेगेटिव में आ गई है। अब ये चीज़ मैंने आइडेंटिफाई की थी अपनी इस वीडियो में 8 महीने पहले, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इसका हमारे पास चीज़ ये है कि यहाँ पे इसकी जो डेप्ट है ना वो काफ़ी इंक्रीज करता जा रहा है। तो जाके जब मैंने यहाँ पे बताया था कि इसका डेप्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, अगर हम यहाँ पे भी देखें जाकर, कि यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसका जो
हमारे पास डेप्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब करंट रेशियो जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके एसेट्स कम है कंपेरेटिवली टू इट्स डेप्ट्स। ठीक है, तो ये भी एक कंपनी के लिए बुरी चीज़। तब अब हम यहाँ पे देखें तो हमने इंडेक्स वर्सेस कंपनी अगर देखें और इसमें हम ईयरली पे जाएं तो हम देख सकते हैं गौर से कि 2022 से लेकर 2024 तक इस कंपनी ने इवेंचुअली केसी 100 को भी बीट नहीं किया। ये केसी 100 को भी 2022 से बीट नहीं कर पा रही, उसके नीचे ही रह रही है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हमारे पास देखने वाली है कि आज इसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इसमें से खत्म हो रहा है, इसलिए लोग इस स्टॉक को बेच रहे हैं, जितना भी उनके पास सामान पड़ा है वो बेची जा रहे हैं। तो इस वजह से इसमें वॉल्यूम कम लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि ये डिविडेंड वाली देने वाली कंपनी थी जो कि अब नहीं दे रही डिविडेंड। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका क्या होना चाहिए रद्द अमल, हमें इसमें क्या करना चाहिए मजीद, अगर कुछ लोगों के पास अ, पड़ा हुआ है स्टॉक्स, इसके स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो उसको क्या उनको क्या करना चाहिए इसमें। तो अगर तो वो लॉस बुक करना चाह रहे हैं तो वो लॉस बुक कर सकते हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी ज़ाती राय है। ठीक है, लेकिन अगर तो वो इवेंचुअली चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम लॉस बुक नहीं करेंगे, हम इसको जो है होल्ड पे रखेंगे और कुछ इस तरह का तरीका बताएं कि ये हमारे पास होल्ड में ही रहे और इवेंचुअली फॉर लॉन्गर रन हमें इसमें प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास इसकी कुछ सपोर्ट लाइंस मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आप उसके मुताबिक अपने डिसीजंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी अरसे से एक जो है ना रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में घूम रहा है। ठीक है, और ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कि ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हमने यहाँ पे भी देख लिया कि भाई ये एक रीजन था जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था। ठीक है, और ये यहाँ पे गया, जिस तरह के मैंने दिखाया 2022 से आगे ये केसी 100 को बीट नहीं कर पाया तो ये फिर नीचे आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक रीजन मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, अब हमारे पास एक अहम नुक्ता ये है देखने में कि अगर मजीद ये स्टॉक गिरा तो ये अपनी सपोर्ट पॉइंट्स के पास भी जा सकता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने एवरेजिंग इस जो पर्टिकुलर स्टेट है इस पे मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा एवरेज करने को। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अगर ये स्टॉक मजीद गिरे 25-26 रुपए पे या फिर इस तरह, तो हम इसमें मजीद एवरेज आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है, अभी हमें जो है ना, जो लोग लॉस बुक करना चाह रहे हैं वो अपने मुताबिक लॉस बुक कर सकते हैं। अगर उनका बहुत ही ज़्यादा लॉस बन रहा है और वो नहीं चाह रहे कि हम लॉस बुक करें तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर वो एवरेजिंग का सोच रहे हैं तो अभी एवरेजिंग करना हमारे पास यहाँ सुटेबल नहीं बनता, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस मुझे जहाँ तक लगता है कि ये स्टॉक मजीद नीचे जाएगा। तो अभी हमारे पास वही वाली सिचुएशन है वेट एंड वॉच वाली। अभी हम इस स्टॉक में मजीद ना एंट्री ले सकते हैं और ना एग्जिट ले सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल अगर मेरे पास इसके कुछ स्टॉक्स पड़े हैं, लेकिन अगर मैं वो मेरे पोर्टफोलियो का 1-2% होंगे, ठीक है? अगर मैं उसमें एवरेज करना चाहूँगा तो मैं हमेशा इन पॉइंट्स को देखूंगा कि 25-26 के आसपास मुझे मिले तो मैं इसमें एवरेज करूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि अगर तो एक मज़ीद चीज़ हुई इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो ये स्टॉक मज़ीद नीचे गिरेगा और ये स्टॉक फिर किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर तो इस कंपनी ने राइट शेयर अनाउंस किए अपने अगले क्वार्टर में या फिर जिस तरह भी, अगर अगले 1-2 क्वार्टर में इसकी ईपीएस नेगेटिव रही, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसने राइट शेयर्स अनाउंस किए। ठीक है, तो हम इसमें मजीद डिक्लाइन देखेंगे और ये कंपनी मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो से हटा दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इसको होल्ड करके रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसके ज़्यादा शेयर्स भी नहीं है और मेरा जितना भी लॉस है मैं उसको बियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों ने अपने मुताबिक डिसाइड करना है कि अगर आपने एवरेज करना है तो एवरेज जो ऑप्टिमल पॉइंट्स बनते हैं वो 25, 26, 27, 28 के करीब बनते हैं। ठीक है, इस पॉइंट्स पे आप एवरेज कर सकते हैं इसको। नहीं तो आई विल नॉट रिकमेंड कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इसको एवरेज आउट करें, क्योंकि ये स्टॉक मजीद हमारे पास गिर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी कि इसमें
अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं जाके देखी तो ये देखें, मैंने इसमें विविडली अनाउंस किया था। और जो कंपनी की ऑफिशियल प्रेजेंटेशन स्लाइड थी उसमें भी मैंने से भी मैंने रेफरेंस लेके आप लोगों को बताया था कि कंपनी की क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा सकता है स्टॉक, और मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर आप लोग फाइनेंशियल एजुकेशन फैलाना चाहते हैं अपने यूथ में तो चैनल को मज़ीद शेयर करें, क्योंकि आपको पता है ये हमारा एम है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।